नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास 21वें नंबर का है। इससे पहले हम 20 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जो आप प्यार और दुलार हमें दे रहे हैं उसके लिए आपको थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। चलिए बिना देरी किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? एक लड़का 1 से 12 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण इसका योग 80 हो जाता है। तो वो संख्या कौन सा था जिसको 2 बार वो जोड़ा था, उसमें वही आपको बताना है। हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 12 तक पहले संख्या जोड़ लेंगे कि उसका सम कितना आएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच गया वही संख्या होगा जिसको दोबारा से जोड़ा गया था। ठीक है, तो हम 1 + 2 + 3 + 4 करते 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 कहाँ तक जाएंगे, +12 तक आपको ऐसे करके जोड़ना है। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था सम के लिए। क्या करेंगे हम, सम हमको निकालना रहेगा, योग निकालना रहेगा। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, उसमें टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल सम मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे हम? टोटल नंबर कितना है? 12, तो 12 पुट कीजिए। फर्स्ट नंबर क्या है? 1 है। लास्ट टर्म क्या है? 12 है। 2 से भाग कर दीजिए। 2 से 12 कितने बार में चला जाएगा? 6 बार में चला जाएगा। इधर बचा 13 और 13 गुना 6 कितना हो जाएगा? 78 हो गया। यहाँ पे सम उसका 78 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सम दिया हुआ है 80। तो कितना ज़्यादा है? 80 और 78 में कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। यानी आप ये 2 नंबर को आप 2 बार जोड़े थे। ठीक है, वही तो पूछ रहा है कि कौन सा संख्या है जिसको आपने 2 बार जोड़ा था। तो संख्या आपका 2 था जिसको आपने 2 बार जोड़ा है। नेक्स्ट क्या है? दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात दिया हुआ है। दूध तथा पानी का अनुपात इतना करने के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए? ठीक है, एक अनुपात दिया हुआ है, बाद में अनुपात को चेंज कर दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि कितना पानी ऐड करेंगे कि इतना अनुपात से इतना अनुपात आपका मिश्रण हो जाएगा। और स्टार्टिंग में आपको 40 लीटर का मिश्रण दिया हुआ था। ठीक है, ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं। मिल्क आपका स्टार्टिंग में दिया हुआ था 7:1, 7:1। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 रेशियो का वैल्यू 40 लीटर दिया हुआ है। 8 रेशियो का वैल्यू 40 लीटर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 रेशियो का वैल्यू आप यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 लीटर आ जाएगा। इसको आप क्वेश्चन में बंद करके रख लीजिए साइड में। क्वेश्चन पे आइए। स्टार्टिंग में आपको दूध और पानी का अनुपात 7:1 दिया हुआ था। अब आपको मिश्रण में क्या डालना है? पानी डालना है। मिश्रण में कितना पानी बढ़ा दें, पानी आपको डालना है। तो मान लीजिए कि हम 1 लीटर पानी उसमें हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, जिससे दोनों का अनुपात 3:1 हो जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए, पहले दूध का अनुपात 7 था, अब दूध का अनुपात 3 है। क्या आप दूध के अनुपात में कोई चेंज कर रहे हैं? दूध निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं? कुछ भी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, पानी जरूर डाल रहे हैं आप, लेकिन दूध में कुछ आप चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको 7 करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पे इसको 7 करने के लिए इसमें 7/3 से हम गुना कर देंगे। 3 3 कट जाएगा, 7 मेरा फिर से आ जाएगा। तो इधर हम 7/3 से गुना किए हैं, तो इधर भी हमको 7/3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है? 1 से मेरा जो पानी का रेशियो है 7/3 हो गया है। 1 रेशियो था, उसमें हम 1 लीटर पानी डालें तो 7/3 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से 7/3 -1
इधर जाएगा 4 बचेगा, यानी x का वैल्यू आपका 4/3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको एक रेशियो का वैल्यू 5 लीटर था, तो यहाँ पे इसमें पुट कर दीजिए, 4 गुना 5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20/3 लीटर आ जाएगा आपका, जो कि पानी ऐड किया गया था। ठीक है, 20/3 को कितना लिख सकते हैं, 6 सही 2/3 लीटर लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी में दिया हुआ है। इसका एक और मेथड है, ये तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है एग्जाम में, मिल्क और वाटर का रेशियो 7:1 दिया हुआ है। इसमें मान लीजिए कि आप 1 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो आपका अनुपात 3:1 हो जा रहा है। हम वही करेंगे जो लगातार करते आ रहे हैं, कैंची मार गुना। ठीक है, यहाँ पर पता ही है कि 8 रेशियो का वैल्यू 40 लीटर दिया हुआ है, 8 रेशियो का वैल्यू 40 लीटर दिया हुआ है, तो 1 रेशियो का वैल्यू आपका 5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, कैंची मार गुना कीजिए, 7 आएगा और 3 आएगा, दोनों को घटा दीजिए, 7 को 3 से घटा दीजिए, कितना आएगा 4, 4 बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 3x हो जाएगा, इसको 3x कर दीजिए, तो x का वैल्यू कितना मिला आपको, 4/3 मिल गया, 4/3 मिला। एक रेशियो का वैल्यू 5 लीटर में है, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, तो 4 गुना 5/3 20/3 मिल गया। इसी को आप 6 सही 2/3 आप लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, जिसमें AB 7 सेंटीमीटर, BC 9 सेंटीमीटर तथा AC 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दूसरे विकर्ण का आपको लंबाई निकालना है। कल ही के क्लास में आपको बता चुके हैं कि जब डायगोनल दिया रहे तो, और साथ ही में उसका भुजा साइड दिया रहे, तो कैसे आप डायगोनल और साइड का एक फॉर्मूला आपको हम बताए थे। क्या था, मान लीजिए कि ये आपका पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, A B C और D। इसमें AB दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो A भी आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा सामने वाला भुजा, इसका भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा सामना सामने का भुजा। AC डायगोनल है, दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, AC इसका डायगोनल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण आपसे पूछा है BD, आपको यहाँ से निकालना है। तो आपको हम कल फॉर्मूला बताए थे डायगोनल और इसका भुजा से रिलेटेड। क्या बताए थे कि जो डायगोनल का स्क्वायर का जो सम होता है वो 2 टाइम्स होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर का। आपको कल हम बता चुके हैं। इस फार्मूला में पुट कीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। D1 का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, D2 निकालना है, और लेंथ और विड्थ आपको मालूम है। लेंथ D1 कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस D2 का स्क्वायर, आपको D2 निकालना है 2। लेंथ कितना दिया हुआ था 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 प्लस विड्थ कितना दिया हुआ 7, 7 का स्क्वायर 49, कितना हो जाएगा 81 और 49, मतलब 80 और 50 जोड़ दिए 130 होगा। तो 64 प्लस D2 का स्क्वायर कितना मिल गया, यहाँ से 130 और गुना 2 कितना मिल जाएगा 260, 260 में से 64 निकाल दीजिए, D2 का स्क्वायर 260 में से 64 निकलेगा 196 बचेगा। तो D2 कितना मिल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो आपको 14 मिल जाएगा, यानी आपका जो डायगोनल 2 था 14 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। एक निश्चित राशि को P, Q तथा R में इतना रेशियो के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि R अपने खाते में से 200 रुपये Q को दे देता है, इन तीनों को अनुपात बाद में इतना बचता है, तो निश्चित राशि क्या थी। स्टार्टिंग में कोई एक राशि था,
पी क्यू आर अपने इस अनुपात में उसको बांट लेते हैं। उसके बाद क्यू अपना जो उसके पास जमा राशि था उसमें से 200 रुपये क्यू को दे देता है। कौन? आर देता है। तो उसके बाद देने के बाद उनका रेशियो ए आ जाता है। तो पूछ रहा है कि जो स्टार्टिंग जो पैसा था वो कितना था। 3 लोग हैं, पी क्यू और आर है। स्टार्टिंग में रेशियो उनका 6:19:7 थे। यही आपका मेन रेशियो है। उसके बाद क्या करता है, आर अपने खाते में से 200 रुपये निकालता है। आर है, इसमें से 200 रुपये निकाल दीजिए। किसको दे देता है? क्यू को दे देता है। तो क्यू का 200 रुपये बढ़ गया। उसके बाद इन तीनों का अनुपात कितना हो जाता है? 3:10:3 हो जाता है। 3, 10 और 3 हो जाता है। आप क्या कीजिएगा, ये जो क्यू और आर का रेशियो दिया हुआ है इतना में आप कैंची मार गुना जो करते आ रहे हैं आप वही लगाइए। 19×3 = 57 होगा और 10×7 70 होगा। दोनों को घटा दीजिए। 70 में से 57 घटेगा, कितना बच जाएगा? 13। यहाँ पे देखिए अब प्लस आ गया, माइनस आ गया। अभी तक आपको हम दोनों सेम साइन कराते आ रहे हैं। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है। लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग साइन का क्वेश्चन आ चुका है। क्या कीजिएगा आप, पहले आप क्या करते थे, इस दोनों का मल्टीप्लाई करते थे कैंची मार गुना, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और दोनों को घटा देते थे। लेकिन यहाँ पे घटाने के बाद आपको माइनस और पुट करना है, यानी माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा। दोनों को 600 आएगा इधर से और इधर से माइनस का 2000 आएगा। लेकिन माइनस का था, अब हम घटा रहे हैं तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ये 2000 हो जाएगा और ये 600 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा? 2000 और 600 आपका 2600 हो गया। 2600। तो एक रेशियो का वैल्यू आपको 200 मिल गया, एक रेशियो का वैल्यू। तो आपको टोटल राशि बताना था। टोटल राशि मेरा यही था, इतना में हम डिवाइड किए थे। तो 19, 6, 25, 25 और 7 32 रेशियो है। 32 रेशियो था पहले पैसा, उसको इतना में आप बांट दिए हैं। तो मेरा एक रेशियो का वैल्यू 200 आया है। तो 32 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6400 रुपये उसके पास स्टार्टिंग में था। कितना आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी 6400। नेक्स्ट क्या है, यदि कोई दुकानदार 2700 रुपये पर एक वस्तु बेचता है तो उसको 8% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को वो 3000 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। 8% वो 2700 रुपये बेचने में होता है, तो कितना प्रतिशत मिलेगा जब उसको वस्तु को 3000 रुपये में बेचेगा? 8% यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, इसको आप फ्रैक्शन में लिखिए। 8% को फ्रैक्शन में 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में इसको आप 2/25 लिख सकते हैं। तो नीचे वाला मेरा क्या आता है? क्रैमूल आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, और ऊपर वाला ये लाभ का रेशियो दिया हुआ है। तो मेरा क्रैमूल जो होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, उसको 25 होगा, और जो सेलिंग प्राइस होगा माने विक्रैमूल होगा वो 2 बढ़ जाएगा, यानी 27 हो जाएगा। यहाँ पे जो बेचने वाला है यानी जो आपका विक्रयमूल्य है 2700 रुपया दिया हुआ है। 27 का वैल्यू 2700 रुपया दिया हुआ है। तो 25 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2500 रुपया। यानी वो सामान खरीद के लाया था 2500 में, 2700 में बेच दिया तो उसको 8% का लाभ हुआ था। अब इसी वस्तु को मतलब जो 2500 रुपये में खरीद के लाया था इसी को अब बेचेगा 3000 रुपये में, तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत होगा। 2500 में खरीद के लाया, अब उस सामान को 3000 रुपये में बेच रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है? 500 रुपये का। 500 रुपये उसको लाभ हो रहा है। कितना में खरीद के लाया था? 2500 रुपये में खरीद के लाया था, गुना 100। 500 2500 5 बार में कट जाएगा, और 5 से 100 20 बार में कट जाएगा, यानी उसको टोटल 20% का प्रॉफिट होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से आपका स्टडी जीके स्टार्ट हो रहा है। क्या है? दादा भाई नौरोजी कुल कितने बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो टोटल 3 बार रह चुके हैं आपका दादा भाई नौरोजी। बात आ गया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक बुक था, क्या नाम था बुक का?
पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सा? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था कि किस प्रकार धन भारत से विदेश में जाता है, मतलब इंग्लैंड में जाता है, और वहाँ से दोबारा उन लोग भारतीयों को ही कर्ज देते हैं, उसके बारे में बताया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट टाइम बताया था अपने बुक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, इनका एक पत्रिका था फेमस, क्या था? रस्त गुफ्तार के नाम से, रस्त गुफ्तार के नाम से फेमस है, याद रखिएगा, रस्त गुफ्तार के नाम से। दादा भाई नौरोजी टोटल 3 टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके हैं। कब कब? फर्स्ट टाइम तो 1886 में ही, जो कि सेकेंड था, उसके बाद 1893 में, और तीसरा 1906 में। 3 टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी। 1906 में ही इन्होंने फर्स्ट टाइम स्वराज टर्म यूज किया था। कौन सा टर्म? स्वराज। एग्जाम में पूछता भी है कि स्वराज टर्म पहले कब यूज हुआ था, तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन में यूज हुआ था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्वराज टर्म यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी बाद में जाकर 1929 में लाहौर अधिवेशन में। और क्या पूछता है दादा भाई नौरोजी से? हाँ, ये हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय थे, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में इनको मेंबरशिप मिला था। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? जैसे भारत में लोकसभा है ना, लोअर हाउस, वैसे ही पे इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स है। ठीक है, तो पहले भारतीय थे जो कि वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे हाउस ऑफ कॉमन्स के। दादा भाई नौरोजी का इतना चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? मालविका अग्निमित्रम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कालिदास के द्वारा। किसके दरबारी कवि थे? आपका गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकेंड जिसको कहते थे। ठीक है, उन्हीं का दरबारी कवि था कालिदास। ठीक है, उन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखा गया था मालविका अग्निमित्रम। और कौन सा पुस्तक था? मेघदूत था, अभिज्ञान शकुंतलम था, कुमार संभव था, और ऋतुसंहारम। कौन कौन सा? मालविका अग्निमित्रम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव और ऋतुसंहारम। आप कालिदास से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। किस चीज की? सेलुलोज की। कोशिका भित्ति से बात आ गई। कोशिका भित्ति आपको हम 3 चीज का बता चुके थे। एक तो पेड़ पौधे का बताए थे जो कि सेलुलोज का बना होता है। कवक, कवक का क्या चीज का बना होता है? तो कवक का काइटिन का बना होता है, याद रखिएगा, काइटिन। काइटिन का सेल वॉल कोशिका भित्ति बना होता है। बैक्टीरिया किसका बना होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है बैक्टीरिया का सेल वॉल। ठीक है, इतना तो आपको कोशिका भित्ति से याद रखना है। बात आ गया सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट का एक पॉलीसेकेराइड फॉर्म है, मतलब इसमें 2 या 3 से अधिक आपको कार्बोहाइड्रेट मिलकर ही सेलुलोज बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का 3 फॉर्म होता है। मोनोसेकेराइड होता है जिसमें केवल 1 अणु होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। डाइसेकेराइड होता है जिसमें 2 अणु होते हैं, 2 अणु मिलके आपका जो बड़ा अणु बनता है उसको डाइसेकेराइड बोलते हैं। तीसरा आपका होता है पॉलीसेकेराइड जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट का बहुत सा अणु होते हैं। आपका मोनोसेकेराइड होता है जिसमें केवल 1 कार्बोहाइड्रेट मिलकर बनता है, वो होता है आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। याद रखिएगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज वही है जो कि फल में पाया जाता है। जब आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं तो आपका सुक्रोज का निर्माण होता है, सुक्रोज का, जिसको कि हम टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मिलते हैं तो आपको लैक्टोज का निर्माण होता है। किसका? लैक्टोज का। जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं, जब ग्लूकोज 2 ग्लूकोज मिलते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलते हैं तो आपको माल्टोज मिलता है, माल्टोज। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स में आपका सेलुलोज हो गए, सेलुलोज हो गए और स्टार्च। टैबलेट देखे है ना जो आप खाते हैं बीमार होने पे, तो इस टैबलेट का जो ऊपर वाला पोर्शन रहता है ना, जो चिकना रहता है, वो स्टार्च का ही बना होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बता चुके हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, आप कोशिका भित्ति के बारे में जान चुके हैं,
कवक का काइटिन के बना होता है, पेड़ पौधे का सेलुलोज से बना होता है, बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, डेंगू रोग होने का मुख्य कारण क्या है, तो वायरस। आपको हम एक ट्रिक बताए थे, कौन सा ट्रिक था, रेखा हमें हिट करके पोचे, मतलब पीछे, पोचे ही छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। क्या हुआ, रेबीज, खसरा, हर्मिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, कक्के का कुछ मतलब नहीं हुआ। उसके बाद पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, जो डेंगू का पूछा हुआ था, गलसंध रोग और इन्फ्लुएंजा। टोटल आपको 13 से 14 बीमारी है वायरस से, जो कि आपको इस ट्रिक पूरा कवर कर देगा, आपको याद हो जाएगा। क्या है, रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। नेक्स्ट क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर पूछा है, कौन थे, सीडी देशमुख। अगर पहले गवर्नर पूछे तो कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस अधिनियम के तहत इसका स्थापना हुआ था, तो 1934 अधिनियम के तहत इसका स्थापना हुआ था। स्थापना डेट पूछता है तो 1 अप्रैल 1935 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, ठीक है। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और क्या पूछता है भारतीय रिजर्व बैंक से, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था, तो यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पे। कौन सा, यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पे। आपको हम बता चुके हैं कि 1 रुपये के नोट पे फाइनेंस मिनिस्ट्री का सिक्योरिटी का साइन होता है, उससे ऊपर जो भी नोट होते हैं उस पर आपका भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर का साइन होता है। 10 रुपये के नोट पे किस का फिगर होता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपये के नोट पे अजंता की गुफाएं। 50 रुपये के नोट पे किसका फिगर होता है, आपका हम्पी का। 100 रुपये के नोट पे रानी का बाव का। 200 रुपये के नोट पे आपका सांची का स्तूप का। 500 रुपये के नोट पे आपका होता है लाल किला का। और 2000 रुपये के नोट पे मंगलयान का। कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपये एलोरा का गुफा, 50 रुपये पे आपका 50 रुपये हम्पी। 100 रुपये के नोट पे हो जाएगा आपका रानी का बाव। 200 रुपये पे हो जाएगा आपका सांची का स्तूप। 500 रुपये लाल किला और 2000 रुपये मंगलयान। अंडमान निकोबार के माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। 2-3 और द्वीप थे अंडमान का जिसका नाम चेंज किया गया है। कौन कौन सा था, तो एक था आपका माउंट हैवलॉक, जिसको कि नाम चेंज करके सुषमा स्वराज के नाम पे स्वराज द्वीप कर दिया गया है। रॉस द्वीप का नाम चेंज करके बोस द्वीप कर दिया गया है। और एक और था जिसका पहले नील द्वीप नाम था और अभी उसका शहीद द्वीप कर दिया गया है। फिर से बोल देते हैं, हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। आपका नीर द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। रॉस द्वीप का नाम बोस द्वीप कर दिया गया है। और माउंट हैरियट जो कि वहाँ का एक पहाड़ी है उसका नाम चेंज करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है। अंडमान से कुछ और आपको बताए थे हम कि वहाँ का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, सैडल पीक है। और उसके बाद क्या बताए थे, और आपको हम बताए थे कि वहाँ कहाँ, हाँ, दक्षिण पूर्वी एशिया का एक एक्टिव वोल्केनो है, एक ही वोल्केनो है, उसका क्या नाम है, बैरन द्वीप के नाम से फेमस है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान और निकोबार दोनों को अलग अलग करता है। साउथ अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपका दक्कन पास होता है, इसको भी याद रखिएगा अंडमान निकोबार से। और 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, एन एरा ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखी पुस्तक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस इंपॉर्टेंट पुस्तक है, नाम याद रखिएगा, शशि थरूर, जो कि हमारे पहले विदेश मंत्री रह चुके हैं। मतलब पहले नहीं, मतलब इससे पूर्व जब कांग्रेस का सरकार था उसमें शशि थरूर विदेश मंत्री रह चुके हैं। इनका कुछ और फेमस बुक है, एक तो हो गए द एरा ऑफ डार्कनेस, इनका है द ग्रेट इंडियन नोवेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल। और पुस्तक है जो कि एनटीपीसी में भी पूछ चुका है, ये दोनों पुस्तक जो बता रहे हैं आपको, वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू।
और एक और था इनका पुस्तक जो कि था इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। तो 2 पुस्तक एनटीपीसी में पूछ चुका है और 2 पुस्तक आपका एसएससी और रेलवे जो पहले एग्जाम में पूछ चुका है। द एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर का, ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर का है, वाई आई एम हिंदू भी एनटीपीसी में पूछ चुका है, और इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। 4 पुस्तक आप शशि थरूर से याद रखिएगा। आपको हम इससे पहले प्रेमचंद्र का पुस्तक बता चुके हैं। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था, मतलब बचपन का नाम क्या था, तो धनपत राय श्रीवास्तव। वास्तविक नाम उनका यही है प्रेमचंद्र का, धनपत राय श्रीवास्तव। उनका आपको फेमस नाम बुक कौन कौन सा बताए थे, गबन, गोदान, कर्मभूमि, शतरंज का खिलाड़ी, मानसरोवर और ईदगाह। ये प्रेमचंद्र का था। उससे पहले आपको हम आर.के. नारायण का पुस्तक बताए थे। जब भी मौका मिलेगा पुस्तक का नाम बताने का आपको जरूर बताऊंगा मैं। आर.के. नारायण का कौन सा पुस्तक था, तो मालगुडी डेज हो गया था। उसके बाद स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर, द गाइड, अंडर द बनियान ट्री, वेंडर ऑफ स्वीट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वेटिंग फॉर महात्मा। ये आपका आर.के. नारायण से पुस्तक था। बस केवल आप सुनते जाइए, आपको याद हो जाएंगे। जब भी आपका सामने ऑप्शन देखिएगा ना एग्जाम में, तो आप पकड़ लीजिएगा कि अच्छा ये आर.के. नारायण से बुक है। बस आप सुनते जाइए केवल। माउंट किलिमंजारो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी है। कौन सा, माउंट किलिमंजारो। आप हमें उत्तरी अमेरिका का बताइए कि सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका का बताइए। अफ्रीका को आपको हम बता चुके हैं क्वेश्चन में, किलिमंजारो है। उसके बाद आप बताइए यूरोप का बताइए, एशिया का बताइए आप सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। इधर ऑस्ट्रेलिया का बताइए, न्यूजीलैंड का बताइए और अंटार्कटिका का बताइए कि सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। एक ही बार में सबका सबसे ऊंचा चोटी खत्म। आपको बता चुके हैं अफ्रीका का, ये अफ्रीका है, इसका माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी। जैसे में एशिया है, एशिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो आपका रेंज है हिमालय रेंज। हिमालय रेंज का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा, तो ऐसे भी याद होगा। यूरोप का बताइए, यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, माउंट एलब्रूज। कौन सा, माउंट एलब्रूज। याद रखिएगा, एलब्रूज। थोड़ा सा राइटिंग मेरा अच्छा है, राइटिंग में ध्यान नहीं दीजिएगा, एलब्रूज। उसके बाद आपका जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे माउंट रॉकीज है, माउंट रॉकीज। इसी का सबसे ऊंचा चोटी है आपका माउंट मैकिनले, जो कि यहाँ पे अलास्का है, अलास्का में पड़ता है, जिसको कि हम डेनाली रेंज के भी जानते हैं, माउंट मैकिनले या डेनाली रेंज। ये आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपका पड़ता है आपका एंडीज श्रेणी। ठीक है, एंडीज श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एकांगुआ। कौन सा, माउंट एकांगुआ। आपको किलिमंजारो हम बता चुके हैं। उसके बाद आइए ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में आपका सबसे ऊंचा चोटी है माउंट कोसियस्को। कौन सा, माउंट कोसियस्को। आपको न्यूजीलैंड में माउंट कुक। आपका अंटार्कटिका में तो माउंट आपका विंसन मैसिव, माउंट विंसन मैसिव, माउंट कुक। यहाँ पे हो जाएगा माउंट कोसियस्को, यहाँ पे किलिमंजारो, एवरेस्ट, माउंट एलब्रूज, यहाँ पे माउंट मैकिनले या फिर डेनाली रेंज, और यहाँ पे माउंट एकांगुआ। इतना आपको ध्यान में रखना है। G20 की 2023 का मीटिंग कहाँ पे होने वाला है। G20 विकसित और विकासशील देशों का 20 इसमें देश हैं, 20 देश हैं जो कि विकसित और विकासशील हैं, भारत भी इसमें शामिल है। तो जो 2023 का मीटिंग होने वाला है वो भारत में होने वाला है। अभी अभी आपका 2022 का मीटिंग खत्म हुआ है G20 का। कहाँ पे हुआ था, ये आपका हुआ था इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में हुआ था। ये खत्म हो चुका है। अभी जो 2023 में भारत में इसका मीटिंग होने वाला है, इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में टपक सकता है। नेक्स्ट क्या है, कोक बोरोक कहाँ का मूल भाषा है, तो कोक बोरोक आपका त्रिपुरा का आपका मूल भाषा है। त्रिपुरा से और क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रेटेजी के। क्या बनता है त्रिपुरा से, त्रिपुरा का राजधानी अगरतला में एक फेमस एयरपोर्ट है। क्या नाम है, महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट अगरतला में है। वहाँ का एक रोवा वन जीव अभ्यारण्य है, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है। गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब गुमटी वन जीव अभ्यारण्य फेमस है। एक और है सिफा जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिफा जिला वन जीव अभ्यारण्य।
3 आपको वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखना है। कौन कौन सा? रोवा, और आपका एक सिफाजिला हो गया, एक गुमटी हो गया, गुमटी और एक सिफाजिला। आप 3 याद रखिएगा, यहाँ का वन्य जीव अभ्यारण्य है। और आप याद रखिएगा त्रिपुरा से रुद्र सागर लेक कहाँ पे पूछता है, तो रुद्र सागर लेक आपका कहाँ पे? त्रिपुरा में ही है। वहाँ का जो राजा थे महाराजा विक्रम सिंह, जिसके नाम पे वहाँ का एयरपोर्ट है अगरतला में, उन्हीं का घर इसी के आसपास में था। रुद्र सागर लेक के बीचों बीच था, आसपास में था, बीचों बीच था। त्रिपुरा में अभी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी खुला हुआ है, ठीक है, उसके लिए अप्रूवल मिल चुका है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए। प्रोजेक्ट 100 करके वहाँ पे एक फेमस क्या है योजना है, प्रोजेक्ट 100, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया है, प्रोजेक्ट 100। त्रिपुरा का नेशनल पार्क बताइए, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? क्लाउडेड नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्लाउडेड नेशनल पार्क। राजबरी नेशनल पार्क कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। क्लाउडेड नेशनल पार्क याद रखिएगा, और राजबरी नेशनल पार्क त्रिपुरा का इंपॉर्टेंट है। रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिफाजिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता चुके हैं आपको हम। आप इतना चीजें त्रिपुरा से याद रखिएगा। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कितने एग्जाम में, नीति आयोग, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये क्या है? थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है, थिंक टैंक। पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को हटा के अब नीति आयोग लाया गया है, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। आप इसका जो उपाध्यक्ष हैं और जो सीईओ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अभी हैं उनका नाम बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का सीट 525 से बढ़ा के 552 कर दिया गया है? तो 31वां संविधान संशोधन के तहत 525 से बढ़ा के 552 कर दिया गया है। आज का जो एग्जाम हो रहा है उसमें फेमस क्वेश्चन है, 31वां संविधान संशोधन 525 से बढ़ा के 552 लोकसभा का सीट कर दिया गया है। इससे पहले आपको बता चुके हैं लोकसभा का जो कार्यकाल था 5 से 6 वर्ष किया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। 6 से दोबारा 5 वर्ष कर दिया गया था। किसके कौन सा संशोधन था? तो आपका 44वां संविधान संशोधन था, ठीक है। 1978 में दोबारा इसको 6 से 5 वर्ष कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत आपको 3 चीज बताए थे हम। क्या बताए थे? एक तो आपका 7वीं अनुसूची में जो आपको राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 सब्जेक्ट डाला गया था, कौन कौन सा था? आपका था एजुकेशन मतलब पढ़ाई, फॉरेस्ट मतलब वन, वेट एंड मेजरमेंट मतलब नाप तौल, जस्टिस मतलब न्याय, और वाइल्ड एनिमल मतलब वन्य जीव। ये 5 चीजें आपको राज्यसभा से राज्य सूची से उठा के समवर्ती सूची में डाला गया था। और क्या था? और आपका मौलिक कर्तव्य में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में जो कि कहाँ से उठाया गया था? रसिया के संविधान से उठाया गया था, वो डाला गया है आपका आर्टिकल नंबर 51A में भाग 4A में मौलिक कर्तव्य 10 डाला गया था। बाद में 86वां संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य डाला गया था। टोटल मिला के 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके थे। 43वां संविधान संशोधन के तहत आपको क्या बताया था मैं कि संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मेरा मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया है और उसको भाग 12 के आर्टिकल नंबर 300A के तहत क्या बना दिया गया है? उसको लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले मेरा मूल अधिकार था। चलिए इतना चीज़ें आज के लिए याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।